हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है SCERT की, उसके चैप्टर 5 की स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर 5 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण और परिणाम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेज़ों का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 तक गवर्नर जनरलों ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग पूर्ण कर ली थी। भारत में विदेशी शासन छल बल, सैन्य बल तथा अर्थ बल पर टिका हुआ था, किंतु 1757 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं और सिपाहियों व अंग्रेजों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगा। इसके पूर्व ही समय समय पर देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित विद्रोह भी हुए, जैसे कि सन्यासियों एवं फकीरों द्वारा धार्मिक पुनरुत्थान के लिए बंगाल का विद्रोह, सिपाहियों का विदेशी शासकों एवं विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह, मध्य प्रदेश में भील, बंगाल, बिहार में संथालों और उड़ीसा में कोल, गोंड और मेघालय की खासी आदि जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह। लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय होने के कारण तथा पारस्परिक समन्वय के अभाव के कारण अंग्रेजों द्वारा आसानी से इनका जो है दमन कर दिया गया। इसके बावजूद अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह जो है जारी रहा और सन 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार के विद्रोह को सन 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस जन असंतोष ने उत्तर तथा मध्य भारत में ब्रिटिश राज को कुछ समय के लिए लगभग समाप्त कर दिया था। सन 1857 की क्रांति लगभग 150 वर्षों में अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, न्यायिक दखल दिया था। इससे भारत में प्रभुत्व वर्गों को सीधे ठेस पहुंची और शासक एवं जनता के बीच संदेह का माहौल बन गया। सन 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला तो आर्थिक कारण था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति व भारतीय उपनिवेशों को अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी, अर्थात भारत जो कि एक उपनिवेशिक राज्य था, इंग्लैंड जो कि विदेशी साम्राज्य था, उसको आवश्यकता के अनुसार अपना कच्चा माल जैसे कि कपास और नील देता था और इस कच्चे माल से मशीनों से ज़्यादा व सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे देशवासियों को ऊंचे मूल्य पर बेचते। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने इसके विकास के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योग को तहस नहस कर दिया। इससे भारत के उद्योग की स्थिति शीघ्र छिड़ हो गई और भारतीय कारीगरों की दशा खराब होती चली गई। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। बढ़े हुए लगान वसूलने के कारण किसान क्षुब्ध थे। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। ये जो है बहादुर शाह जफर का पिक्चर है। दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था राजनीतिक कारण। यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के ही हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलाया जाता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो थे के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की विनय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए। उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एकपक्षीय निर्णय लेता था, जिससे उनका विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। इसी नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेजी कब्जे में आ गए। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी, जिससे नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। अंग्रेजों द्वारा जमींदारों तथा तालुकेदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दे दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास व असंतोष बढ़ता गया।
अंग्रेजों द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन व अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गए थे। और जो दूसरा प्रमुख कारण था वो था सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ में की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की चाल समझा। ईसाई मशीनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे और हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार व प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। सन 1850 में कंपनी ने एक कानून पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। ये कानून बना था 1850 में, जो ईसाई हो जाएगा उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया। और जो प्रमुख कारण था वो था सैन्य कारण। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था और उनका वेतन व सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों से अपेक्षाकृत कम थी। अंग्रेजों ने नई राइफलों का प्रयोग किया, जिसमें लगाए जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात से भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी का काम किया। ऐसे में देश में ऐसी आसान परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कौन थे? स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य जो है नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह आदि ने आरंभ की। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संकेत का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि जो है 31 मई 1857 निश्चित की गई। ठीक है, ये भारत में भिन्न भिन्न जगहों से एक क्रांति निश्चित की गई। क्रांति के प्रमुख घटनाएं, सबसे पहली तो घटना थी बैरकपुर की। बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग से भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया तथा यह खबर अपने आदमियों को भेज दी। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई तथा मेरठ की गलियों में इन्हें हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया। अगली सुबह मेरठ वासियों ने जेल में धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया तथा कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। दिल्ली, इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किले पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित किया गया। लेकिन 4 माह बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः आधिपत्य जमा लिया। बहादुर शाह द्वितीय की 1862 में रंगून में मृत्यु हो गई। यह घटना मध्य भारत तथा रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। कानपुर में जो है नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्ला खां नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेज सिपाही की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। नाना साहब ने आत्मसमर्पण करने वाले सिपाहियों को छोड़ दिया और इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार डाला। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उनके आदमी ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। लखनऊ, अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह
की बेगम हजरत महल ने संभाली। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया। बाद में बेगम हजरत महल भी जो है नेपाल चली गई और मध्य भारत में चली। यहाँ देखते हैं क्या क्या हुआ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गई। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई। रेजिडेंसी लखनऊ का पिक्चर है ये। मध्य प्रदेश, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया परंतु अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। बिहार में जो है यहाँ स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। इस प्रकार यह महान संघर्ष 1857 से आरंभ हुआ, किंतु 1858 में इसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया। क्रांति की असफलता के कारण, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, परंतु फिर भी उन्होंने आशातीत सफलता नहीं मिली। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। क्रांति में योग्य व कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। अंग्रेजी सेना ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। क्रांति के परिणाम। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने एक नए युग का अंत कर दिया और एक नए नवीन युग के बीज बोए। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया था। दोबारा सन 57 जैसी घटना ना हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। चलिए और भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको जान लेते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।